एक बार ट्राई कर लीजिए। Good morning, students. In previous classes, we have studied about the spectrum. Today, we will study emission spectrum of hydrogen. ना तो देखिए क्या जाता है कि हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, लो प्रेशर पर डिस्चार्ज ट्यूब में डाल करके, ठीक है, और उसमें हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज करंट पास कर दीजिए। तो आप जानते हैं कि इसमें कैथोड रे प्रोड्यूस होगा, कैथोड रे जो होगा हाइड्रोजन को आयोनाइज कर देगा, ठीक है, और लाइट इमिट होगा, ठीक है, ये आप जान चुके हैं, पढ़ा चुका हूं मैं। तो अगर उस लाइट को स्पेक्ट्रोस्कोप में पास करके आपको स्टडी किया जाए, एग्जामिन किया जाए, तो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो होता है ऑब्टेंड हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट फाइव डिफरेंट सीरीज, ठीक है, 5 डिफरेंट सीरीज में वो टूट जाता है। कैसे हुआ? हाइड्रोजन गैस लिए, डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दिए, लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज पास कर दिए। तो जान रहे हैं कैथोड रेज निकलेगा, कैथोड रेज करेगा क्या? उसको आयोनाइज कर देगा, ठीक है, और जो उसमें क्या होगा, इमिशन होगा, लाइट इमिट करेगा, और सोर्स से डायरेक्ट जो है से हम लोग उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में पास कर दें। तो स्पेक्ट्रोस्कोप में आपको प्रिज्म वगैरह लगा हुआ होता है, ठीक है, फिर उसमें हम लोग क्या कहते हैं, बैंड लगा हुआ था, मतलब कि स्क्रीन लगा हुआ आता है। तो स्क्रीन पर आपका डिफरेंट 5 सीरीज आता है, जिसे हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। ये आपका स्पेक्ट्रम का पार्ट चल रहा है, ठीक है, इसको बोर से अभी तक हम लोग बोर के पास नहीं पहुंचे हैं, ये माइंड में कब कीजिएगा। तो 5 सीरीज जो आपका है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, फंड पढ़ाता है, फंड मत पढ़िएगा ना, फंड सीरीज एंड हम्प्री सीरीज, ये 5 सीरीज आपका, बल्कि एक 6 सीरीज हो गया आपका, हम्प्री सीरीज बाद में जोड़ा गया है। ये शुरू तक में आपको 5 ही था, फंड सीरीज तक था। आइए, the wave numbers of all the lines in all the series can be calculated by the Rydberg equation. रेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है, जहां न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। कोई आप लोगों में से बता सकते हैं ये न्यू बार क्या है, किस चीज का नोटेशन है? वेव नंबर। बिल्कुल सही, वेल डन ना, ये वेव नंबर हो गया, और वह इक्वल टू हो गया 1 बाई लेमडा, लेमडा के रेसिप्रोकल होता है, विच इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जहां r हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, z हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये आपका जो हाँ, n2 इज ग्रेटर देन n1। एक चीज और आप याद रखेंगे, दिस spectrum, emission spectrum of hydrogen was only applicable for one electron system या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। जैसे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 या 4? कौन बताएंगे? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। बिल्कुल सही, घबराना नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है आपका 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका 1 है, ठीक है। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उस पर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो हीलियम पर एक पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? हीलियम प्लस पर 1। Li प्लस 2 पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। Be प्लस 3 पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। यानी कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ R इज 109677 पर सेंटीमीटर, ठीक है, और जेड स्क्वायर क्या हो गया? इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड जहां हो गया एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 वैल्यू दीजिएगा, खत्म हो गया जेड स्क्वायर, यानी कि इसका आर का वैल्यू डायरेक्ट आ गया 109677 पर सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाइए अब हम लोग देखिए, यही सीरीज था, यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है, ये शेल्स हैं, ठीक है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर डायग्राम बनाने में बच्चों से भूल क्या होती है, वो देखिए, एनर्जी लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन दो शेल का बीच का एनर्जी डिफरेंसेस जो होता है वो घटता है। आगे चल करके हम प्रूफ करेंगे इसको मैथमेटिकली,
ठीक है, कि डिफरेंसेज जो होता है घटता है। देखिए तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, 2 और 3 के बीच में आइएगा तो एनर्जी डिफरेंसेज और थोड़ा सा घटेगा। तो देखिए जब घटेगा तो देखिए ये लाइन जो है थोड़ा नज़दीक आ गया, 3 4 में के बीच में एनर्जी और घटेगा तो लाइन देखिए नज़दीक हो गया। ठीक है, इसी तरह 6 के बाद होते होते ये एकदम ओवरलैप करने लगता है। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कह देते हैं हम लोग। कंटिन्यूअस लाइन एकदम एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि वे इन द लाइट ये क्या कहा जाता है, गैसेज विल बी, गैसेज में हाइड्रोजन गैस में जब आप कैथोड रे से उस पर स्ट्राइक होगा तो क्या होगा, वह आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड डिफरेंट गैसेज जो होगा सबसे पहले तो वह एटॉमिक फॉर्म में आएगा। ठीक है, और डिफरेंट एटम्स जो होंगे हाइड्रोजन का वो डिफरेंट एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। किसी को ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा, जो नजदीक होगा उसको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा, जो दूरी पर होगा उसको एनर्जी कम मिलेगा। तो जो एनर्जी ज्यादा लेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में आएंगे वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएंगे। ठीक है, हायर ऑर्बिट सपोज कि 7th में आ गया। ठीक है, 7th से जब इन द व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल और द ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल ना, एज दे विल रिसीव द एनर्जी। ठीक है, दे विल बी इन एक्साइटेड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल वेयर इट विल बी नो मोर स्टेबल, सो दैट इट विल कम बैक, रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पाथ। ठीक है, इन डूइंग सो इट विल रेडिएट द एनर्जी, और यह जब रिटर्न होता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर लेवल and it will return back to ground state, that is first shell. The series obtained is known as Lyman series, इसको Lyman series कहेंगे। And when the electron will return back from higher orbit to second energy level, second shell, then the obtained series is known as Balmer series. And when it will return to third shell, the series of lines obtained is known as Paschen series. Similarly, when the electron will return to fourth shell, it is bracket series, फंड सीरीज, देन हेम्प्री सीरीज। ठीक है, इस तरह से मिल जाता है। तो लाइन नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, ठीक है, एनर्जी लेवल तो बढ़ता जाता है लेकिन एनर्जी डिफरेंसेज घटता जाता है, इसलिए लाइन क्लोज होता चला गया है। ठीक है, तो यही हो गया आपका इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं ना, जो मैं समझाया वही है। लाइमन सीरीज आपका कहीं से भी इलेक्ट्रॉन रिटर्न होकर के अगर ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, फर्स्ट शेल में आ जाता है, तो उससे एनर्जी जो रेडिएट होगा वह अल्ट्रावायलेट रीजन का होता है। अगर बाल्मर सीरीज, हाँ, सेकेंड शेल में अगर रिटर्न होता है तो वह सीरीज आपका बाल्मर सीरीज कहलाएगा। ठीक है, और वह विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। पाश्चन सीरीज में भी नियरली इंफ्रारेड रीजन का होता है, वो थर्ड शेल में रिटर्न होता है। ब्रैकेट सीरीज में आपको फोर्थ शेल में रिटर्न होता है, वह इंफ्रारेड रीजन का होता है। फंड सीरीज आपका फार इंफ्रारेड सीरीज का होता है। ठीक है, आइए अब क्या हुआ, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के चलते रदरफोर्ड मॉडल इज इंट्रोबोल एंड एक्सेलरेटेड चार्ज शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस ना, ये पढ़ा चुका हूं मैं। मैक्सवेल का एक थ्योरी उन दिनों था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर रोटेट कर रहा, रिवॉल्व कर रहा हो, तो देन इट विल क्या कहा जाता है, रेडिएट एनर्जी, एंड इट विल फाइनली द साइज ऑफ द शेल विल डिक्रीज एंड इट विल फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। एंड आई हैव आल्सो taught you when the electron will jump in the nucleus, then its energy will be 100 times more than that of the velocity of the light, which is not possible। ठीक है, और जब आप जानते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल अगर लाइट के अप्रोच वेलोसिटी को अप्रोच कर ले तो उसका वो जो होता है मास उसका ना एनर्जी में बदलने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सिस्टेंस, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके न्यूक्लियस में चला जाएगा एंड व्हेन इट्स वेलोसिटी विल बी 100 times more than that the velocity of the light na, certainly it will be converted into energy, that means it will burn na, that means he fails to explain the stability of atom। यही देख लीजिए एटम का एक शेप, ये दूसरा एटम हो गया, थोड़ा सा मैं एनिमेशन इसमें डाल दिया हूँ ना। इस तरह से वो रेडिएट होते हुए फाइनली वो न्यूक्लियस में चला जाएगा, इस तरह से वह रेडिएट होते हुए न्यूक्लियस में जाएगा। बोर रिवाइज्ड द रदरफोर्ड्स मॉडल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा फॉर एलिमेंट्स। बोर फिर एलिमेंट के लिए इसको रिवाइज किए। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, बोर बाबू के पास पहुँच गए। ही स्टडीड अंडर रदरफोर्ड्स, एक्चुअली ये जो आपका था बोर और रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट था।
ठीक है, तो इनको काफी एटम से लगाव था। तो जैसे ही हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में आया, स्पेक्ट्रम आया, ये अपना उनके अपने गुरु का रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको सुधारने की कोशिश किए और एक अपना मॉडल दिए। उस मॉडल का नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, बोर रिफाइंड रदरफोर्ड्स idea by adding that electron were in orbit rather like planet orbiting the sun, with each orbit only able to contain a set number of electrons. To overcome the objection of the Rutherford model and to explain the hydrogen spectrum, Bohr proposed a model known as quantum mechanical model. ठीक है, तो इन्होंने जैसे कहा कि मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा फॉल कर जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी टू मैक्सवेल थ्योरी आ रहा था, तब कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डेफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और जब डेफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा एंड इट विल नॉट रेडिएट द एनर्जी until and unless when it will not change their path. ठीक है, then there is no question that the electron will jump or fall into the nucleus. यही था इनका। तो आइए अब हम लोग बोर्स पोस्टुलेट की तरफ जा रहे हैं। डायग्राम फोटो जो देख रहे हैं बोर का है, मेन पोस्टुलेट्स बोर का था, वो हम लोग देख रहे हैं। पहला कंसेप्ट इनका था कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। मैं कहीं लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जब आप नोट्स लिखने लगेंगे तो पहले पॉइंट में लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। इन ये कंसेप्ट दिए किस चीज का, स्टेशनरी ऑर्बिट का। और कहना था इनका कि न्यूक्लियस के अराउंड ना आपका सर्कुलर पाथ होगा, ये पाथ जो होंगे फिक्स्ड होंगे, जिन्हें हम लोग शेल कहेंगे, जिन्हें हम लोग ऑर्बिट कहेंगे, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय KLMN ना, एंड देयर आर 7 नोन शेल और ऑर्बिट। अभी तक जो नोन शेल है वो 7 ही है, बट there are infinite number of shell in एटम। किसी भी एटम इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट होता है, और हो सकता है, होता भी है। ठीक है, बट ओनली 7 आर नोन। ईश्वर करे आप लोगों में से कोई आए और इसका खोज करे ना, 8वां शेल मिल जाए, 9वां शेल का खोज हो जाए। ठीक है, तो इस पर फील्ड रिसर्च के लिए काफी स्कोप है इस पर आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कंसेप्ट दिए किस चीज का, स्टेशनरी ऑर्बिट का, स्टेशनरी शेल का। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद द डेफिनिट वेलोसिटी इन सर्टेन fixed closed circular path. That very path is known as orbit or shell or stationary state ना। the concept of a stationary orbit या stationary state भी इसको कहा जाता है। These shells are numbered as 1 2 3 4 and so on and represented by alphabet KLMNOP। ठीक है, इस तरह से। तो एक चीज और मैं ऐड किया आप लोगों का कि टोटल 7 शेल्स ही नोन है, लेकिन आपको क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स पॉसिबल है। देखिए एक चीज और, इलेक्ट्रॉन अगर जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी ना, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी जो आप रेडिएट होता है, ये एब्जॉर्प्शन होता है, दो शेल के बीच के एनर्जी डिफरेंसेज के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ना, जब तक कि वह एक सेल से दूसरे सेल में जंप नहीं कर जाए। जैसे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कराए हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो यह एनर्जी का क्या होगा, इमिशन होगा, रेडिएशन होगा, इमिट करेगा, और यह एनर्जी इस शेल और इस शेल के एनर्जी डिफरेंसेज के बराबर होगा, एंड इट विल बी एच न्यू के बराबर होगा। आप जान रहे हैं ये चीज। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट मैं आपको पहले इसी पर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो शेल्स है ओनली दो, इनका दूसरा कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, दूसरा कंसेप्ट है, कहीं लैंग्वेज में मैं लिखा नहीं हूँ, डाल नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो इसमें दूसरा इनका कंसेप्ट था कंसेप्ट ऑफ एंगुलर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन दोज शेल इन ओनली इन दोज ये ऑर्बिट which are an integral multiple of nh upon
2 पाई के बराबर। मतलब कि शेल जो इनफाइनाइट नंबर में बोला वैसे ही शेल पॉसिबल होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना, जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जो होगा एन इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड in previous classes I have already introduced the word the meaning of quantization ना। quantization मतलब discontinuous, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, मतलब होल नंबर होता है वो। ठीक है, तो उसी h/2 पाई का उसका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जिस शेल में ना NH/2 पाई का या h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, वही शेल पॉसिबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उतना के मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर दो तरह के फोर्सेज लगते हैं। एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और एक अंदर की तरफ न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कहते हैं। ठीक है, और दोनों इक्वल होता है। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग फिर से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, each orbit is associated with a definite amount of energy. As long as an electron is revolving in an orbit, it neither lose or nor gain energy. Hence these orbits are called stationary state or stable orbits. The centrifugal force of the revolving electron in a stationary orbit is balanced by electrostatic force of attraction acting between the electron and proton present at the nucleus. Similarly, electron can revolve only in those orbits whose angular momentum are an integral multiple of the factor h/2 पाई, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जो होता है फिजिक्स में पढ़ेंगे mvr होता है, एंड इट इज इक्वल टू h/2 पाई, एंड दिस एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई ना। और यहाँ पर पहला जो एंगुलर मोमेंटम होगा शेल होगा, उसमें एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू h/2 पाई हो जाएगा, दूसरा में 2h/2 पाई हो जाएगा, सिमिलरली आपका तीसरा में 3h/2 पाई हो जाएगा, एंड सो ऑन हो जाएगा। तो ये जो चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम लोग कौन सा कंसेप्ट कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, where m is mass of electron, v velocity of electron, or radius of the orbit, n is the integral number like 1 2 3 4 is called principal quantum number, and h बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू कल बता चुका हूं। The energy of electron changes only when it moves from one orbit to another. Outer orbits have higher energy while inner orbits have lower energy. The energy is absorbed when an electron will move from inner orbit to outer orbit. The energy is emitted when the electron jumps from outer orbit to inner orbit. तो जितना मैं आपको बात शुरू में बताया वो सारा का सारा आपको किस में आ जाता है, आपको इसमें आगे आपका इंक्लूड हो गया, स्लाइड में आपको स्लाइड में दे दिया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड in a transition is equal to the differences between the energy of the two orbit, E2 minus E1 हम लोग निकाल देंगे, उसी के बराबर हो जाएगा, h न्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो शेल के बीच के जो डिफरेंसेज होगा वही एनर्जी जो होगा चाहे तो वह एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा। एब्जॉर्ब कब करेगा, when electron will jump from lower orbit to higher orbit ना, and when the electron will return back from higher orbit to lower orbit, then there is emission or radiation of the energy, and it will be equal to h nu, that is the differences of the their energy differences between the two shells. ठीक है, where E1 and E2 are lower and higher allowed energy state. आइए मैथमेटिकल ऑपरेशन अब हम लोग रदरफोर्ड का निल्स बोर का देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग का मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज कि स्मॉल m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस जो है E माइनस है, विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ना ऑफ द चार्ज ZE, चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। ठीक है, तो जितना आपका प्रोटॉन होगा उतना में हम लोग Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी को तो एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो उस पर टोटल चार्जेज आपको न्यूक्लियर चार्जेज आपका निकल जाएगा। ठीक है,
और r जो होगा रेडियस हो गया। लेट v बी द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज पर कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मूविंग इलेक्ट्रॉन ना एंड द न्यूक्लियस इज। एफ जो है आपका, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ना। ये 2 मत पढ़िएगा, ई का स्क्वायर है, जेड जहां हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन ना, विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ई हो गया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या प्रोटॉन पर चार्ज ना। तो ये हो गया हम लोग का, क्या ले लिया आपको, स्क्वायर कर दिए अपॉन आर। कहाँ से स्क्वायर आ गया, तो देखिए जैसे आपको मैं डायग्राम लेकर के बना करके समझा दूं कैसे ये आया होगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास जगह है, ये सर्कुलर पाथ कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग को ब्लैक बोर्ड पर लिखने के आदी होते हैं, इस पर उतना सर्किल की तरह बनेगा नहीं, इस पर प्लस चार्ज हो गया। सपोज कि ये चार्जेज आपका, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है वही प्रोटॉन का होता है। फर्क इतना है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्जेज होगा, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस आपका आर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है सपोज कि जेड है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, जेड ई इंटू ई। तो ई और ई क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, जेड ई स्क्वायर और सेपरेटेड बाई ये क्या हो जाता, आर डिवाइडेड बाई आर हो गया। तो यही हो गया, एफ इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इसको ये आपका क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, जो विच इज पॉइंटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। आइए आप, for the atom to be stable, an equal centrifugal force must act away from the nucleus. This centrifugal force is given by mv square upon r, where m is mass of the electron and r is the radius of the orbit. तो देखिए आपका ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, एंड इट इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज पॉइंटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और ये इस फॉर्मूला के बराबर होगा। ये आपका हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और स्टेबल कंडीशन के लिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट देयर विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो दोनों फार्मूला को कीजिए क्या, इस फार्मूला को इस फॉर्म, दोनों तो फोर्स ही है, दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां से आपका क्या आर और आर कट जाएगा, ठीक है। तो हमको एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, आर से एक स्क्वायर कट गया, आपका आर बच गया, ठीक है। और आपका एम भी, ये क्या कहा जाता है, यहाँ से हम एम भी स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिए, तो एम भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन आर हो गया। इक्वेशन इसको 1 मान लिए। एज पर बॉस क्वांटम कंडीशन, हम लोग बोर के क्वांटम कंडीशन में पढ़ चुके हैं कि वैसे ही शेल पॉसिबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है NH/2 का या H/2 का क्या हो, एंगुलर ये हो, एन इंटीग्रल मल्टीपुल हो, जहां n हो गया आपका इंटीजर 1 2 3 4 लाइक दैट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एम वी आर बराबर NH/2 होता है, ठीक है। अब हम लोग पास ये वैल्यू है भी है, तो यहाँ से हम लोग भी का फर्क, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा देंगे, या हम लोग अभी ये क्या कहा जाता है इसको कैलकुलेट कर देंगे भी का वैल्यू। तो यहाँ भी बराबर हो गया NH/2πmr, वैल्यू पुट करने से, ठीक है। यहाँ से भी का वैल्यू निकाल दीजिए, और भी का जब स्क्वायर कर दीजिएगा, चूंकि यहाँ फॉर्मूला में हम मेरा स्क्वायर है, तो यहाँ भी का स्क्वायर कर दिए, तो टोटल में n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू आ गया आपका। अब इक्वेशन इसको 2 मान लिए। अब एम भी स्क्वायर है, भी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, और एम भी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये उठा करके, इतना जो उठा करके यहाँ पर सिर्फ आपको रख देना है, तो एम इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस वन ना, इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो इसको देखिए कैसे इक्वेट किए, तो ये दोनों को इक्वेट कर दिए, ये आ गया,
ठीक है, यहाँ से r का वैल्यू निकाल दिए तो r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, रेडियस फॉर nth ऑर्बिट के लिए रेडियस कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ से r का n के लिए है तो n यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, n यहाँ ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, ये हम लोगों के पास फॉर्मूला को बहु वही लिख दिए। सब्स्टिट्यूटिंग द स्टैंडर्ड वैल्यू जितना भी है, h का वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू रख दीजिए, m का वैल्यू रख दीजिए, z का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, e का वैल्यू रख दीजिए। तो z तो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट होगा, सबका वैल्यू रखिएगा तो आर एन बराबर क्या होगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इन एंगस्ट्रम में होता है। ठीक है, जहां पर जेड जो आपका हो गया एटॉमिक नंबर हो गया। हाइड्रोजन के लिए ये 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो हूबहू कितना वैल्यू आ जाएगा आपका फर्स्ट सेल के लिए 0.53 के बराबर आ जाएगा एंगस्ट्रम में। ठीक है, तो देखिए एन का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा आर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इस रिलेशन से हम लोग क्या कंक्लूड किए कि एज द वैल्यू ऑफ एन यानी शेल ना ऑर्बिट इंक्रीजेज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। आइए दूसरा चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फॉर हाइड्रोजन जेड बराबर 1 एंड एन बराबर 1 फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.529 एंगस्ट्रम और 0.529 nanometer or 52.9 picometer. This value is known as Bohr's radius. As the value of the n increases, radius of the orbit will increase ना। और SI यूनिट निकालना हो तो इसका SI यूनिट हम लोग फैराडे मीटर में भी निकाल सकते हैं। ऊपर वाले वैल्यू में हाँ एक चीज और फॉर्मूला जो होता है उसमें एक जगह कहीं ना कहीं आपका आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किस में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला में आएगा, कोलम्बिक फोर्स में आता है, तो उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है जो कि k होता है, और k का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 फैराडे मीटर लेकर के तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो r का क्या हो जाएगा, मीटर में ले लीजिए। ठीक है, यूनिट नैनोमीटर में बदल सकते हैं, पिकोमीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, जिस यूनिट में लिखना है लिखेंगे, लेकिन मीटर लेकर के चलिएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो होता है दो तरह का एनर्जी होता है, इट इज सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दो वजह से होता है, वह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम टोटल के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय हाफ mv², where m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज वेलोसिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² हो गया। ठीक है, या हम लोग इसको इस फॉर्म में हाँ, और दूसरा हो गया आपका ये पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय Ze² अपॉन 2r। ठीक है, और हम लोगों के पास एक फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, mv² बराबर Ze² अपॉन r। ठीक है, तो दोनों को आप ये कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस Ze² अपॉन r होता है। अब दोनों को आप कंपेयर करा करके आप ई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास ये है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके पास ये है, यानी कि हाफ mv² बराबर फाइनली आपका Ze² अपॉन r आ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस Ze² अपॉन r आ रहा है। दोनों को कंपेयर करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ जी एक चीज वहाँ पर 2r होगा, छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, 2r होगा। तो यही हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया Ze² अपॉन 2r, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस Ze² अपॉन r। तो प्लस है, माइनस के साथ ही वैल्यू होता है तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, इतना आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r वी गेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब r का वैल्यू जो पहले कैलकुलेट किए थे उसमें पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गया ये एनर्जी का ना, और फाइनली उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, आप कीजिएगा मास का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का, प्लैंक्स कांस्टेंट का, पाई का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दीजिए। डालने से देखिए आपको कितना आ जाएगा, En बराबर माइनस 13.6 Za² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग इसको किलो कैलोरी पर मोल में बदलेंगे तो ये आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में आपका वैल्यू ये आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर देखो, चलो इसको हम डाटा को ले लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए ले लिए, पहला शेल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वैल्यू निकाल दीजिए, तो एन का वैल्यू यहाँ 2 कीजिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू देखिए तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, ई का सेकेंड शेल के लिए
हाँ जी बोलिए, हाइड्रोजन के लिए सेकंड शेल का वैल्यू बोलिए। हाँ, कोई अपना माइक ऑन कीजिए और इसका आंसर दीजिए। हाँ जी बोलो। हेलो, बच्चे जुड़े हैं, हट तो नहीं लगे? हाँ जुड़े हुए हैं, प्रेजेंटेशन तो चल रहा है आपका। कोई आंसर दीजिए, अभिषेक या मनीष या परवीन, ठीक है। एनीवन प्लीज। अमृतांशु। हाँ परवीन बोलिए, कुछ बोल रहे थे। घट रहा है सर। घट रहा है, सोच करके बोलिए। यही तो था आपका ई का वैल्यू। फर्स्ट सेल के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है। सेकंड सेल के लिए एन का वैल्यू 2 रखिएगा तो 4 वहां पर हो जाएगा, यानी कि 13.6 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, यानी कि -3.4 आ गया। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो -13.6 बड़ा है या -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है? -3.4 इसका इलेक्ट्रॉन मतलब वोल्ट। एनर्जी बढ़ गया ना, क्लियर यस है। सर। हाँ तो याद रखिएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा बेटा, वो आपको एनर्जी जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो निगेटिव साइन के साथ है। अब मैक्सिमम एनर्जी कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? 0 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपका 0 हो जाएगा। और जैसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 से ज्यादा होगा, ठीक है, इट विल बी रेडी टू एस्केप, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपका 0 से ज्यादा होगा, वो ऑर्बिट छोड़ देगा, लोअर ऑर्बिट से सीधे वो बाहर निकल जाएगा, एटम से बाहर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। लेकिन दोनों का एनर्जी कैलकुलेट करते चले जाए, इस सेल का, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और दोनों एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद दो डिफरेंट सेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालते चले जाइए, तो वो देखिएगा कि एनर्जी का जो लेवल होता है, एनर्जी डिफरेंसेज घटता चला जाता है। तो यही तो सपोर्ट करता है, बोर्स मॉडल जो है सपोर्ट कर दिया किसको? इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को, कि एनर्जी डिफरेंसेज जो होगा वो घटता चला जाएगा। इसीलिए शेल का साइज जो वहां तक डिफरेंसेज हम कम दिखला रहे थे, आपको डिस्कस भी किए थे इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में। तो ये बोर्ड सपोर्ट करता है, प्रूफ करता है उसको, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री की दुनिया में ये तो हल्का मचा दिया था आपको, साइंस की दुनिया में, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। डेरिवेशन ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट ना, तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट जो हम लोग पहले पढ़े थे, इसमें इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में बोर किए क्या कि अपने मॉडल से, ठीक है, अपने इक्वेशन से उसका वैल्यू कैलकुलेट किए। व्हेन ए गैस इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हीटेड बाय ए फ्लेम, द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम absorbs energy and they are promoted to higher quantum state. As they are not stable in these state, that means in higher state they will return back to original path or original shell. They emit energy and return to ground state or any other lower energy state. If electron E2 is the energy of the higher energy state, E1 is energy of the lower energy state, and nu is the frequency of emitted radiation, then E2 minus E1 is equal to h nu. If the number of higher and lower energy state are n2 and n1 रिस्पेक्टिवली, तब हम लोग का एक वैल्यू आ जाएगा, कौन सा? n2 का वैल्यू निकाल दिए, n1 का वैल्यू निकाल दिए, दोनों का डिफरेंसेज निकाल दिए, तो ये कितना के बराबर आ गया? -2π² mze⁴ अपॉन h स्क्वायर ना, इंटू 1/n1² - 1/n2²। बट हम लोग पढ़ चुके हैं जो एनर्जी डिफरेंस होता है h न्यू के बराबर होता है, और न्यू बराबर c बाई लेमडा होता है, और 1 बाई लेमडा को हम लोग न्यू बार यानी वेव नंबर कह सकते हैं। तो यहाँ से वेव नंबर का वैल्यू निकाल दिए, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यही वेव नंबर का हो गया वैल्यू हम लोगों का ये। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर दिया गया, जो ये यहाँ पर जो वैल्यू दिखा रहे हैं, देखो 2 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू फिक्स है, m फिक्स है, z फिक्स है, e का वैल्यू फिक्स है, c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स है, h आपका फिक्स है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर दिया गया, ठीक है। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द रेडबर्ग इक्वेशन, जो आपका इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जिसमें पढ़े थे, यह आपका रेडबर्ग इक्वेशन से मिलता जुलता है। और आर का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किया गया, तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू पाया गया ना। रेडबर्ग कांस्टेंट आर शुड बी इक्वल टू इतना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी गेट आर एच इज इक्वल टू 1.109
681 पर सेंटीमीटर, ठीक है। दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट ना, और ये ऑलमोस्ट रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर है। रेडबर्ग कांस्टेंट में यहाँ 677 था, ठीक है, और यहाँ पर 681 यहाँ पर आ गया, तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। तो यहीं से आपको क्या कहा जाता है, बोर्स मॉडल जो होता है इमिशन स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है, प्रूफ देता है, प्रूफ करता है उसको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बोर इक्वेशन आर इन एक्सेलेंट एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दिस इज ए कंक्रीट प्रूफ ऑफ द वैलिडिटी ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इस तरह से बोर को काफ़ी सफलता मिला प्रूफ करने में कि इनका स्टेटमेंट सही था, जो भी कैलकुलेशन है इनका सही है, क्योंकि बोर्स का ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट या रेडबर्ग का जो इक्वेशन था वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इनसे भी जो रेडबर्ग का जो वैल्यू आया रेडबर्ग कांस्टेंट का, वो ऑलमोस्ट सेम आ गया। इसका मतलब कि ये प्रूफ होता है, ठीक है, और इनको सही पाया गया, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पर बोर्स क्वांटम कंडीशन, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, और भी यहाँ से v का वैल्यू निकाल दिए, nh अपॉन 2 पाई mr कर दिए। सिंस r इज इक्वल टू इतना, r का वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये r का वैल्यू जो है इस r में रख दीजिए, तो v बराबर इतना आ गया आपका, v का फाइनल वैल्यू जो आ जाएगा 2 पाई ze स्क्वायर अपॉन एन आ जाएगा। अब पाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, ई का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, पर ये आपका वैल्यू जो होगा वेलोसिटी का निकलता चला जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकलता चला जाएगा। इसका वैल्यू अगर आप देखते हैं तो फाइनली ये जो फॉर्मूला आ जाएगा nth ऑर्बिट के लिए, वी एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। और फर्स्ट सेल एन का वैल्यू अगर 1 हो, जेड 1 हो हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, तो वी एन जो होगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा ना, तो एन का वैल्यू बढ़ेगा, एन का वैल्यू बढ़ने से वेलोसिटी क्या होगा, घटता चला जाएगा, और एन का वैल्यू बढ़ने से ना आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ बोर्स थ्योरी, ठीक है। तो एक अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ये बोर्स जो है उसको प्रूफ किए, ठीक, इसको एक्सप्लेन किए, कैसे एक्सप्लेन किए वो आइए। बोर्स थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ द लाइन इन हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इट इज प्रेजेंट इन k shell of the atom in barabar 1, where hydrogen gas is subjected to electric discharge or energy is supplied by heating or electric spark. Then the molecules absorbs energy and split up into the atoms in atomic form. Now, the electron in different atom absorbs different amount of energy. By the absorption of energy, the electron are excited to different higher energy level, where it will be no more stable, so that it will return back to original path. In doing so, it will radiate energy, ठीक है, and it will रिटर्न टू डिफरेंट स्टेट, ठीक है, और डिफरेंट एनर्जी स्टेट में रिटर्न करते हैं, जिसके चलते डिफरेंट स्पेक्ट्रम मिलेगा। और इसी तरह से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन करने में बोर जो है अपने थ्योरी से सक्सेस हुए। Each line has a definite frequency, and thus the emission spectrum of hydrogen has many spectral lines. Lyman series are obtained in ultraviolet region when electron return to the ground state from higher energy level to 2, 3, 4, 5, and so on. Balmer series are obtained in visible region when electron return to second energy level. Paschen series are obtained in near infrared region when electron will return to third energy level from any of the higher energy level. और नेक्स्ट है आपका ब्रैकेट सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड इन मिड इंफ्रारेड रीजन व्हेन इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न टू फोर्थ एनर्जी लेवल फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल. Fund series are obtained in far infrared region when electron will return to the fifth energy level from any one of the higher energy state. The maximum number of line produced when electron jumps from nth level to ground level is equal to ना, तो ये फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन किस शेल से कहाँ जंप कर रहा है आपको दे दिया, तो चेंज इन एन, ये एन निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स अगर आपको निकालना हो तो एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल अब हम लोग देखने जा रहे हैं। बोर्स का मेरिट क्या था, डीमेरिट क्या था, वो देखिए। तो पहले मैं बोल देता हूँ इस हिंदी में, इसके बाद फिर मैं एक एक करके आगे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, बोर का कहना था कि एटम ये आपको बोर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन जो आया, इट वाज ओनली अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम+1, लिथियम+2, बेरिलियम+3 ना। एक सिर्फ आपको वन हाइड्रोजन सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है। इट फेल्स इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यह मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में फेल कर जाता है। दूसरी की बात की कंसेप्ट दिया था स्टेशनरी ऑर्बिट का। जब इलेक्ट्रॉन बाद में प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर डुअल नेचर का होता है, वेव नेचर का भी होता है, तो वेव के लिए क्या फिक्स पाथ की जरूरत होगी? कतई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहीं पर यह फेल कर गया आपका। ठीक है, इसके बाद बोर्स मॉडल एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मेरिट, अब चलिए कुछ इसका हम लोग पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बोर्स मॉडल एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट डज नॉट लॉस एनर्जी एंड हेंस इट रिमेन्स इन द ऑर्बिट फॉरएवर। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रिवॉल्व करेगा, एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता है, जब तक वह शेल चेंज नहीं कर दे। ठीक है, तो इनका एटम को सक्सेसफुली एटम को के स्टेबिलिटी कंडीशन को एक्सप्लेन कर दिए। बोर्स थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बट also explains the spectra of one electron species। जितने भी इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, सबको उसके स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया। The experimentally determined frequency of the spectral line are in close agreement with those calculated by Bohr's theory. The value of Rydberg constant for hydrogen calculated from the Bohr's equation tallies with the value determined experimentally। तो Rydberg constant का वैल्यू निकालने में अपने थ्योरी से सक्सेस हुए थे ना, जो कि टैली कर रहा था, ऑलमोस्ट सिमिलर था। ये सब इनका मेरिट है। अब आइए कुछ डीमेरिट की हम लोग चर्चा करते हैं। Bohr's theory fails to explain the spectrum of multi-electron atom। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये फेल कर जाता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनिए तब। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जैसे कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन ले लीजिए, उसको फर्दर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में भेज दीजिए, तो एक लाइन में सेवरल फाइन लाइंस आ जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक लाइन से सेवरल लाइन ऑब्टेंड हो जाता है तो उसको हम लोग जीमेन इफेक्ट कहते हैं ना। तो मतलब कि उसका स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बोर्स थ्योरी प्रेडिक्ट्स डेफिनिट ऑर्बिट फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इट इज अगेंस्ट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह फिक्स्ड शेल बता दिए थे, और यह इलेक्ट्रॉन का जब वेव नेचर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। वेव के लिए फिक्स्ड पाथ की जरूरत नहीं होती है। बोर्स थ्योरी इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो, जब पाथ हम फिक्स कर देते हैं, इस चीज को एक पॉइंट से मैं पॉइंटर लेकर के समझाता हूं। जैसे फिक्स्ड शेल हम ले लिए, यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का हम लोग का शेल का रेडियस पता है। ठीक है, शेल का रेडियस पता है और उसका वेलोसिटी पता है, तो किस समय इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट मोमेंटम एंड इट्स पोजीशन विथ ग्रेट एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसका पोजीशन जो होता है ग्रेट एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। और जबकि बोर के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अगेंस्ट चले गए। ये हुंड्स रूल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। एक चीज और, ही टोल्ड दैट इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड पाथ, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है एटम का, वो भी
क्या कहा जाता है, अपने एक्सिस पर रोटेट करते रहता है। तो जब न्यूक्लियस रोटेट करेगा तो उस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, वो रोटेट करेगा, उसके बारे में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। ठीक है, तो ये सब कंट्राडिक्टरी था इन वर्स में। ठीक है, इसके बाद में फिर समरफील्ड आए, उस समरफील्ड के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग 24 घंटे के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।